नमस्कार। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं टॉप 10 खबरों से। और लोकसभा चुनाव के लिए आज सबसे बड़ा नामांकन होने वाला है। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक बार फिर पर्चा भरेंगे। रोड शो और गंगा दर्शन से काशी की जनता का दिल जीतने वाले पीएम मोदी नामांकन से पहले आज बाबा काल भैरव के दर्शन भी करने जाएंगे। काशी की गलियों में सड़क पर उतरा जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी से इनको कितना लगाव है। समर्थकों के हुजूम के बीच गुरुवार को करीब 7 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचे और गंगा आरती में शिरकत की। गुरुवार को काशी की जनता के समर्थन से पीएम मोदी काफी उत्साहित हैं और देर रात एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने काशी की जनता का आभार भी जताया। काशी ने मुझे सिर्फ एमपी नहीं, पीएम बनने का आशीर्वाद दिया। काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी रम गया। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर गए पीएम मोदी ने पहले दिन रोड शो और भक्ति के जरिए काशी के दिलों पर नई छाप छोड़ने की कोशिश की, तो वहीं आज नामांकन से पहले एक बार फिर काल भैरव के प्रति भक्ति की आस्था देखने को मिली। नामांकन से पहले मोदी आज सुबह 9:30 बजे होटल डे पेरिस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद करीब 10:30 बजे मिंट हाउस में विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सुबह 11 बजे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम है। काल भैरव के दर्शन के बाद पीएम मोदी का कारवां नामांकन के लिए कचहरी की ओर बढ़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 5 किलोमीटर के सफर में एक बार फिर कल जैसा नजारा देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी का काफिला काल भैरव से मलदहिया होते हुए नदेसर और फिर कचहरी पहुंचेगा, जहां पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी के नामांकन में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एनडीए के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी के नामांकन में एनडीए के जिन नेताओं के आने की उम्मीद है, उनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दल के नेता सुखबीर बादल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। पिछले 5 साल में पीएम मोदी करीब 20 बार वाराणसी आ चुके हैं। 2014 में पीएम मोदी ने 24 अप्रैल को नामांकन किया था और उसी दिन रोड शो भी किया था। वाराणसी में 19 मई को आखिरी चरण में वोटिंग होनी है, लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि 5 साल पहले काशी की जनता ने जो प्यार दिया उसमें इस बार कितना इजाफा होता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पीएम आज पर्चा भरने वाले हैं। नामांकन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इससे पहले पीएम मोदी ने रोड शो के जरिए वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 4 घंटे पीएम मोदी का ये रोड शो चला। इन तस्वीरों को भला क्या नाम दे सकता है कोई? इस अपार भीड़ को किस भाषा में परिभाषित किया जा सकता है? जब 1.25 अरब लोगों का प्रतिनिधि एक ऐसे शहर में आए जहां देवताओं का वास माना जाता है और वहां की आवाम उसे एक इंसान के लिए रास्ते में पलकें बिछा दे, फिर उसकी महत्ता के बारे में पूछा जाना व्यर्थ है। काशी की शैक्षणिक पहचान माने जाने वाले बीएचयू के सामने जब देश का प्रधानमंत्री, तो उनके नाम की गूंज ने ही मानो विजय की मुहर लगा दी। महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को माल्यार्पण करने के बाद जिस अंदाज में पीएम मोदी ने काशी की जनता के सामने शीश नवाया, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी था कि लोगों का प्यार और उत्साह देखकर वो किस कदर भाव विभोर थे। और फिर लोगों के इस अभिवादन के साथ ही शुरू हुआ वो सफ़र जिसके लिए पूरी काशी पौ फटने के बाद से ही पलक पावड़े बिछाए बैठा था। पीएम मोदी का रोड शो बीएचयू से होकर दशाश्वमेध घाट तक पहुंचना था और 7 किलोमीटर के इस लंबे रास्ते के दोनों तरफ इतने लोग अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े थे कि आधे घंटे की दूरी तय करने में करीब 2.5 घंटे लग गए। पीएम का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कैमरे के लिए रास्ते में खड़े लोगों को कैद करना मुश्किल हो गया। क्या सड़कें, क्या गलियां, क्या घर के दरवाजे और क्या ऊंची ऊंची छत। 7 किलोमीटर लंबे इस सफर में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां खड़े लोगों की आंखों में मोदी का इंतजार नहीं दिखा और जिस जगह से मोदी गुजरे उनके नाम के जयकारे गूंजने लगे।
मोदी भी अपने दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते दिखे, कभी दाएं तो कभी बाएं देखते हुए हाथ उठाकर धन्यवाद करते दिखे। करीब 5:30 बजे BHU से शुरू हुआ रोड शो 80, भदैनी, शिवाला, सोनापुरा, मदनपुरा, गोदौलिया के बाद दशाश्वमेध घाट तक पहुंचने में 7:30 बज गए। और जब गंगा मां का ये लाल दशाश्वमेध घाट पर पहुंचा तो शत शत नमन के साथ मां का धन्यवाद करना नहीं भूला। आखिर इस गंगा मां के आशीर्वाद से ही 2014 में मोदी ने गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय किया और अब एक बार फिर 2019 में उसी जीत को दोहराना है तो वाराणसी की आवाम के साथ साथ मां गंगा का आशीर्वाद भी जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। पीएम मोदी का ये रोड शो और जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा वाराणसी में। वैसे देश लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। चुनाव आयोग लोगों से वोट देने की अपील कर रहा है, लेकिन ठाणे में प्रशासन की उदासीनता की वजह से 28 गांवों में लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया और प्रशासन चुपचाप बैठा दिखाई पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें ठाणे के एरोली गांव की है। ये लोग प्रशासन की मनमानी के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान भी कर रहे हैं। नहीं डालेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है ना, इसलिए वोट नहीं डालेंगे और ये मतदान ही नहीं करेंगे, हम सब लोग नहीं करेंगे। चल रहा है वोटिंग, कर रहे हैं वोटिंग, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बोलती हमारी है, जो कि इतने सालों से हमारी है। ये जमीन पे हमारे जो पूर्वज है वो रह चुके हैं यहाँ पे, हमारी पुश्ते नहीं यहाँ पे पूरी होकर चली गई है। यहाँ पे हमने जिया है, हमने यहीं पे मरा है। दरअसल इन लोगों का परिवार करीब 9 दशक से इस इलाके में रहता है, लेकिन आज तक इन लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड तक नहीं मिला, जिससे अगर इन्हें घर में कोई निर्माण कार्य करना होता है तो स्थानीय प्रशासन उसमें अड़ंगा डालता है। घरों के टाइटल आज लोगों के पास नहीं है, वो घर अभी पुराने हुए हैं, उसका रीडेवलपमेंट करने जाते हैं तो उसकी परमिशन नहीं मिलती है। लोग परमिशन नहीं मिलती है इसलिए अपने आप घर बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। दरअसल पूरी लड़ाई मूल गावठन और विस्तारित गावठन को लेकर है। 1930 में एक सर्वे के जरिए मूल गावठन का सर्वे कराया गया और उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड भी दे दिए गए, लेकिन वक्त के साथ परिवार बढ़ता गया और लोगों ने विस्तारित गावठन में घर बनाया, लेकिन उन्हें इसका प्रॉपर्टी कार्ड नहीं दिया गया। दरअसल आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं यह मूल गावठन का अंतिम छोर है, यानी कि कह सकते हैं कि यह सरहद है जहां से विस्तारित गावठन की शुरुआत होती है। मूल गावठन की बात करें तो मूल गावठन जो है वो 1930 में जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के मुताबिक मूल गावठन को प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह दिए गए थे, लेकिन परिवार बढ़े और बढ़ते हुए परिवार के साथ साथ लोगों ने विस्तारित होना शुरू किया और विस्तारित गावठन का निर्माण हुआ। ठाणे लोकसभा क्षेत्र में एरोली जैसे कुल 28 गांव हैं, जिनमें करीब 1,75,000 वोटर हैं। ऐसे में वोटिंग का बहिष्कार कर इन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाने के साथ उम्मीदवारों की चिंता भी बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सचेत रहता तो देश के नागरिकों को वोटिंग ना करने का फैसला करने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। जिस अपूर्वा को रोहित शेखर ने अपना जीवन साथी बनाया, उसने ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी। रोहित शेखर तिवारी की हत्या की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम करीब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि उनकी हत्या की साजिश को उनकी पत्नी अपूर्वा ने अकेले ही अंजाम तक पहुंचाया था। रोहित का कत्ल किसने किया? पुलिस को लगता है कि उन्हें इस सवाल का जवाब तो मिल चुका है। अब वो ये पता करना चाहती है कि कत्ल हुआ कैसे। क्राइम ब्रांच की टीम ने यही जानने के लिए अपूर्वा को 2 दिन की रिमांड पर लिया था। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम अपूर्वा को लेकर दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रोहित शेखर के घर गई थी। पूरे क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करके देखा। क्राइम सीन पर ही अपूर्वा से कई सवाल पूछे। अपूर्वा अपने कमरे से कब निकली? रोहित शेखर से आखिरी बार क्या बातचीत हुई? किस बात पर दोनों में कहासुनी शुरू हुई? ऐसी क्या बात हुई कि रोहित की हत्या कर दी? कत्ल के बाद अपूर्वा ने क्या किया? इस समय हम क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर ही हैं और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने यह बताया है कि अब ऐसी कोई आशंका नहीं बची है कि इस मर्डर में अपूर्वा का किसी और ने भी साथ दिया, यानी कि कोई हत्या के आरोप में किसी और की गिरफ्तारी की आशंका बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दरअसल पुलिस ये भी पता लगाना चाहती थी कि क्या
रोहित शेखर के कत्ल को अपूर्वा ने अकेले अंजाम दिया या फिर साजिश में कोई और भी शामिल था। अपूर्वा से क्राइम ब्रांच की पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है। अब तक की जांच में इस कत्ल में किसी और के शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं। अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी के लिए रैली करने आए थे, लेकिन उनके मंच के सामने कुछ ऐसा नजारा दिखा जो चौंकाने वाला था। जनसभा के लिए लाए गए समोसों पर पब्लिक किस कदर टूट पड़ी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। रैली के दौरान जनता का हंगामा, आलू के समोसे के लिए मच गया घमासान। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी के सभी समोसे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। वाकया यूपी के बस्ती के एक स्कूल का है, जहां पर समोसे के लिए संग्राम छिड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी सी थाली में समोसे लेकर क्या खड़े हुए, वहां मौजूद लोगों की नजर समोसे पर पड़ गई। मन से किसी बीजेपी नेता के भाषण की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जनता जनार्दन भाषण सुनना बंद कर पूरे जोर शोर से समोसे की तरफ लपकी। सभी ने समोसे की घेराबंदी कर ली। कार्यकर्ता समझाते रहे, लेकिन लोग भला कहाँ मानने वाले। उनकी नजर तो बस अपने टारगेट समोसे पर थी। उनके मुंह में पानी जो आ गया था। किसी तरह समोसा हाथ आ जाए और उसका स्वाद मिल जाए। समोसे के लिए पूरी तरह संघर्ष छिड़ा हुआ था। हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। तभी लोगों को वहां पर मौजूद एक युवक हाथ में बड़ी सी थाली में समोसा लेकर दिखा। लोगों ने वहां भी धावा बोल दिया। युवक समोसे को बचाने के लिए थाली को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जनता के आगे उसकी एक न चली। युवक और समोसे की थाली जमीन पर गिर पड़े। हालांकि इस मजेदार संघर्ष में कई लोग तो समोसा पाने में कामयाब रहे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनके हाथ खाली रह गए। उनकी हर मेहनत पर पानी फिर गया। दरअसल सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां रैली के लिए पहुंचे थे। केशव प्रसाद मंच से बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। उसके बाद मंच पर दूसरे नेता भाषण देने लगे, लेकिन समोसे पर नजर पड़ने के बाद लोगों का ध्यान नेताजी के शब्दों को छोड़कर समोसे पर आ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में समोसा देखकर भीड़ बेकाबू हो गई। केशव प्रसाद मौर्य बस्ती में बीजेपी उम्मीदवार हरीश द्विवेदी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन सभा के बीच में ही ऐसे वाक्य की उम्मीद तो शायद उन्होंने भी नहीं की होगी। टीम न्यूज नेशन। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी चेक के जरिए धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सावधान करने वाली ये रिपोर्ट गौर से देखिए। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े 3 शातिर ठग और टेबल पर पड़े हैं ठगी करने के सामान। कारनामे ऐसे कि हर कोई सुनकर बस दंग रह जाए। इन्होंने लोगों से ठगी करने का नया तरीका इजाद किया था, लेकिन आखिरकार ये सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब इनकी करतूत भी सुन लीजिए। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक ये गिरोह यूपी में कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा चुका है। दरअसल ये ठग गैंग बैंकों में लगे ड्रॉप बॉक्स में डाले गए चेकों को चोरी करता था। चुराए गए चेक से नाम मिटाकर उसकी क्लोनिंग की जाती थी, जिसके बाद नकली चेकबुक बनाई जाती थी और नकली चेकबुक के जरिए ग्राहक के अकाउंट से पैसे निकाल कर ठगी कर लेते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि जिन बैंकों के ड्रॉप बॉक्स में सेंध लगाई गई, वहां के गार्ड की भूमिका भी इसमें सामने आई है। बुक के ऊपर प्रिंटिंग रहती है, आपका अकाउंट नंबर प्रिंट किया रहता है, एफएससी रहता है, आपका नाम रखा रहता है। उस पे ये उसको धीरे धीरे साफ करते हैं। वो करके उस चेक को ब्लैंक चेक बना देते हैं। धोखाधड़ी के मामले में लगातार तेजी आ रही है। आए दिन लोग ठगी के शिकार बन रहे हैं। अगर आप भी बैंक में चेक ड्रॉप बॉक्स में डालने जा रहे हैं तो जरा सावधान होकर। इसके साथ ही बैंकों को भी सुनिश्चित करना होगा कि बैंक की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही न रहे। टीम न्यूज नेशन। रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। खरगोन में बदमाशों ने एक युवक पर चाकुओं से हमला बोल दिया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बीच बाजार चाकूबाजी, युवक पर जानलेवा हमला। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन से आई हैं, जहां एक युवक को 5 से 6 गुंडे घेर लेते हैं और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ एक के बाद एक वार किया जाता है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। एक युवक सड़क पर भागता दिख रहा है, उसके पीछे बदमाश पड़े हैं।
युवक दहशत में है और खुद को बचाने की कोशिश में वो सड़क के किनारे बनी एक दुकान में घुस जाता है, लेकिन दो बदमाश उसका पीछा करते हुए दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन्हीं के गैंग में से शामिल एक और लड़का दुकान के बाहर खड़ा रहता है। कुछ ही देर में युवक को खींचकर बाहर लाया जाता है। दुकान के अंदर कई लोग दिख रहे हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करता। युवक को सड़क पर लिटाया जाता है। तभी एक लाल शर्ट पहना युवक उस पर चाकू से हमला कर देता है। इतने में एक और बदमाश वहां पर दौड़कर आता है। युवक को नीचे गिरा देख वो भी चाकुओं से एक के बाद एक वार करता चला जाता है। बीच बीच में लात और घूंसे भी मारते हैं। आसपास के इलाके में शोरगुल मच जाता है, लेकिन मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहते हैं। किसी में बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। युवक जमीन पर बेसुध पड़ा रहता है। इतनी बेरहमी से उस पर हमला होता है कि वो हिलने में भी असमर्थ रहता है। अज्ञात बदमाश युवक को बुरी तरह से जख्मी करके वहां से भाग जाते हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसके बाद सूचना दी। आनन फानन में जख्मी युवक को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उसकी जान बचाने में लग गए, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावरों का अभी तक कोई सुराग नहीं है और युवक के साथ विवाद की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। सीसीटीवी की मदद से पुलिस बदमाशों का पता लगाने में जुटी है। खरगोन में दिन दहाड़े हुई ये वारदात सन्न करने वाली है, लेकिन इस घटना से साबित हो जाता है कि बदमाशों पर कानून का खौफ नहीं रह गया। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं यूपी के शामली में बारातियों के कहर का वीडियो सामने आया है। साइड न देने की मामूली बात पर बारातियों ने युवकों को पीटा और फिर फरार हो गए। सीसीटीवी की तस्वीरों को इस आधार पर अब पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सड़क पर खड़ी एक कार को लोगों के हुजूम ने घेर लिया और फिर जो हुआ वो आपकी नजरों के सामने है। तस्वीरें बारातियों की दबंगई की है। जो लोग पिटे उनकी गलती ये थी कि इन लोगों ने बारातियों को साइड नहीं दिया था। बात मामूली सी थी। कुछ युवक वर्कशॉप में काम कर रहे थे। सड़क पर गाड़ी खड़ी थी। तभी सैकड़ों की संख्या में बाराती मौके पर पहुंच गए। बाराती के साथ आ रहे डीजे को निकलने की जगह नहीं मिली तो नाचने गाने वालों के जश्न में खलल पड़ गया। इसी से बाराती इतने नाराज हो गए कि उन लोगों ने तांडव शुरू कर दिया। हालांकि इस हंगामे के बाद मारपीट करने वाले बाराती मौके से फरार हो गए थे। पुलिस सीसीटीवी की इन तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। रैपर बनाने वाली ये कंपनी जलकर खाक हो गई। घंटों मशक्कत के बाद दमकल की 36 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। उधर दक्षिण अफ्रीका में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड से अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है। डरबन की सड़कों पर 5 फीट तक पानी भर गया है। महज 7 सेकंड में तबाह हुआ आशियाना। डरबन में आसमान से तबाही कुछ ऐसी बरसी कि लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की मानित बिखर गए। कुछ ऐसा ही मंजर पूरे डरबन शहर का है। कहीं आसमान से बरसते पानी की चोट से पहाड़ दरक गए हैं, तो कहीं सड़कों पर कीचड़ का सैलाब उमड़ पड़ा है। चैट्सवर्थ की इस तस्वीर को देखिए, किस तरह कीचड़ अपने साथ कार को बहाकर ले जाने पर आमादा दिख रहा है। डरबन की सड़कों पर 5 फीट तक पानी भर गया है। शहर के हाईवे तालाब में तब्दील हो गए हैं। सरकारी प्रवक्ता लेनॉक्स मबासो के मुताबिक क्वाजुलू नटाल प्रांत के सबसे बड़े शहर डरबन में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। डरबन में अब तक 60 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 1000 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से मजीमू द्वीप पर बना बांध टूट गया, जिससे सैलाब का पानी शहर में दाखिल हो गया है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को तैनात किया गया है। मेट डिपार्टमेंट ने खराब मौसम और मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तटीय इलाकों में हालात और ज्यादा खराब होने की आशंका जताई गई है। टीम न्यूज़ नेशन। और खबरों का सफर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।